नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 24 की सबसे बड़ी गारंटी दे दी है। मोदी ने खुलकर कह दिया है, हिंदुस्तान के वोटर्स को क्लियर मैसेज दिया है कि 24 में तो मोदी की गारंटी में ही दम है। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस के विरोधियों को भी समझा दिया है कि सोशल मीडिया पर मोदी को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के दिलों में उतरना पड़ता है, पब्लिक का दिल जीतना पड़ता है। तो क्या मोदी ने अभी से 2024 के नतीजों का अंदाजा लगा लिया है? क्या मोदी को पता चल चुका है कि 2024 में उनकी हैट्रिक तय है? अगर हां, तो मोदी ने किस आधार पर यह दावा किया है? प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? मोदी के पास हैट्रिक की ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है जो मिशन 2024 में सारे विरोधियों पर मोदी को ही 21 बता रहा है? और क्यों मोदी विरोधी गुट यानी इंडिया अलायंस अभी से सरेंडर करने लगा है? यह समझने के लिए बहुत ध्यान से यह रिपोर्ट देखिए, क्योंकि मोदी को जीत का रूट मिल गया है, विरोधियों का एग्जिट रूट लीक हो गया है। 24 में मोदी की जीत का रूट मिल गया, विरोधियों का एग्जिट रूट लीक हो गया। क्या 23 में 3 राज्यों की जीत के बाद 24 में भी मोदी अपराजित रहेंगे? क्या अगले कुछ महीने मोदी विरोधी बहुत भयभीत रहेंगे? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि अब तो मोदी की गारंटी में ही दम है? मोदी की गारंटी में ही दम है। मोदी की गारंटी में ही दम है। 24 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, राहुल के लिए नामुमकिन क्यों है? 28 दुश्मनों का अलायंस बनाने के बाद भी 24 में मोदी विरोधियों का कोई चांस नहीं है। क्यों? इंडिया अलायंस हाथ मिला भी ले, एक दूसरे के हाथ जोड़ भी ले, फिर भी कोई मोदी को पटखनी नहीं दे सकता। क्यों? 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी की हैट्रिक बनाने वाला ये कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? जो बात मोदी के सियासी दुश्मन नहीं समझ रहे, वो बात दुनिया समझ चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन पढ़ लीजिए, बीबीसी ने क्या लिखा है देख लीजिए। मोदी एक बार फिर री इलेक्ट होने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी समझ चुका है, 24 में अगर किसी के जीत की गारंटी है तो वो मोदी है। दुनिया के मोस्ट लव्ड लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर, मोस्ट एडमायर्ड लीडर भी मोदी है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आ गई। 76% के साथ नरेंद्र मोदी इस वक्त भी नंबर 1 ग्लोबल लीडर है। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं, ऐसा कोई गठबंधन नहीं जो 24 में मोदी को टक्कर दे सके, मोदी का तीसरा टर्म रोक सके? अगर हां, तो ऐसा क्यों है? 24 में 400 प्लस का स्कोर मोदी के लिए इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। मगर कैसे? सोशल मीडिया पर मोदी को गाली देकर, मोदी को कायर बोलकर 24 में वोट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने तो अब यह भी कह दिया है, चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। 24 में जीत को लेकर प्रधानमंत्री के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? जवाब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। राहुल चाहे जितनी भी बैठक कर लें, 23 की हार का चाहे जितना भी विश्लेषण कर लें, इंडिया अलायंस वाले चाहे एक दूसरे को कितनी भी मान मनवल कर लें, 24 तो उनके हाथ से निकल चुका है। विरोधियों की आपसी कलह ने ही एक तरह से मोदी को 24 में 400 पार का रास्ता दे दिया है। कांग्रेस ने मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस खड़ा किया, लाइक माइंडेड पार्टियों को अलायंस में जोड़ा। लेकिन सच तो यह है कि इस अलायंस में कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यह मोदी के लिए विनिंग फैक्टर है। कैसे? पहले यह समझिए। 3 दिसंबर को 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग से दूरी इसलिए बनाई ताकि वो कांग्रेस को एहसास दिला सके कि वो इस अलायंस में अब बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं है।
कांग्रेस 24 में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, सीट शेयरिंग को लेकर अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकती। ये राहुल के लिए पहला झटका था। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि आज की तारीख में देश के भीतर कांग्रेस के पास एक भी नेचुरल अलाय नहीं है, मगर उसके दुश्मन कई सारे हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ कोई भी अलायंस कामयाब होने वाला नहीं है। अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस एक बार फिर रीयूनाइट होती है, तो भी अलायंस की सारी पार्टियां कांग्रेस को यह जरूर याद दिलाएंगे कि आप 3 चुनाव हारे, इसलिए अब आपकी बार्गेनिंग पावर में दम नहीं है। इंडिया अलायंस को लगता है कि अगर 24 में मोदी को हराना है तो विपक्षी एकता से ही हराया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? मोदी विरोधी इसके लिए वोट शेयर का एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पर 1977 में विपक्षी पार्टियों ने जनता पार्टी के बैनर तले उस वक्त इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को शिकस्त दी थी, और तर्क ये था कि वोट जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा, इधर उधर नहीं बटा। आज की तारीख में विरोधी ये कहते हैं कि मोदी इसलिए बार बार जीत जाते हैं क्योंकि विपक्ष का वोट भी बढ़ जाता है। क्या वाकई ऐसा ही है? चलिए कुछ ताजा आंकड़ों से समझते हैं। अगर मान लें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया अलायंस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होता? जवाब है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4% कम यानी 42% वोट मिले। इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को बीजेपी से 8% कम वोट मिले। राजस्थान में भी बीजेपी को 41% वोट मिले, कांग्रेस को 2% कम 39% वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ है कि विरोधी साथ आए या ना आए, जब सामने मोदी खड़े होते हैं तो वोट बढ़ते नहीं, मोदी के ही साथ जुड़ते चले जाते हैं। मोदी विरोधी एक लॉजिक ये भी देते हैं कि उनका वोट अलायंस पार्टनर में ट्रांसफर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बनाए तो कांग्रेस के सारे वोट उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे जहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। 2017 में इन दोनों पार्टियों ने यूपी चुनाव में अलायंस बनाया था, और तब न सपा के वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया, न कांग्रेस के वोटर्स ने सपा को वोट दिया। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। इन नंबर से ये तो शीशे की तरह साफ है कि मोदी के खिलाफ लाया गया इंडिया अलायंस का इलेक्टोरल लॉजिक जमीन पर कारगर नहीं है, और ये क्यों 24 में बुरी तरह फ्लॉप होगा, अब ये भी समझ लीजिए। 24 को लेकर हुए तमाम सर्वे में जब भी ये सवाल पूछा गया कि वो मोदी और राहुल में किसे पीएम चुनेंगे, तो बड़ी आबादी की पसंद मोदी होते हैं, राहुल नहीं। अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस को यह कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि 24 में राहुल को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट न करके मोदी को टक्कर दी जा सकती है, तब तो मुकाबला हो सकता है। मगर अलायंस में खुद को बिग ब्रदर समझने वाली कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहेगी, और विरोधी गुट का ये फ्रिक्शन ही मोदी को 24 में क्लियर मेजॉरिटी के रूट की ओर ले जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस का इकोसिस्टम एक दूसरी कहानी सुना रहा है। 18 का एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि तब बीजेपी 3 राज्य हारी तो 24 में जीती, अब कांग्रेस 3 राज्य हारी है तो 24 में जीतेगी। मगर क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। यह सही है कि 18 में बीजेपी को राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हार मिली, मगर 19 के चुनाव में बीजेपी ने इन तीनों राज्यों की 65 में से 62 लोकसभा सीटें जीती, और इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत से 24 में 100% की स्ट्राइक रेट के साथ 65 सीटें जीतने की संभावना बढ़ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद नरेंद्र मोदी है। ऐसा क्यों है, ये खुद मोदी से सुनिए।
देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने 24 के लिए नॉर्थ बनाम साउथ वाला प्रोपेगेंडा भी चलाया। सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाया। राहुल ने भी 24 में कांग्रेस की सेंचुरी पूरी करने के लिए दक्षिण की 130 सीटों का पूरा सियासी कैलकुलेशन निकाला। मगर क्या दक्षिण जीत लेने से राहुल वाकई 24 जीत जाएंगे? इसका कैलकुलेशन 1977 के चुनाव के एक आंकड़े में है। तब कांग्रेस को 154 सीटें मिली थीं और उस वक्त कांग्रेस की ज्यादातर सीटें दक्षिणी राज्यों से ही आई थीं। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जिन्हें अब बीजेपी डोमिनेट करती है, उन राज्यों से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और तब रायबरेली से इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी की भी हार हुई थी। 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है वो 24 वाली इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस वक्त कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण से उम्मीद दिख रही है। हिंदी बेल्ट से उसका सूपड़ा साफ हो चुका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी सिर्फ नॉर्थ सेंट्रिक पार्टी नहीं रही, सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की पार्टी नहीं रही। मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने देश के कोने कोने में अपना खुद का हार्टलैंड बना लिया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। 1971 के बाद इंदिरा गांधी एरा में कांग्रेस को देश के कोने कोने से वोट मिलते थे। उस वक्त कांग्रेस 350 सीट भी टच करती थी। मसलन 1971 में कांग्रेस को 352 सीटें मिली। 1980 के चुनाव में 353। 1984 में तो कांग्रेस 414 के नंबर्स को भी टच कर गई।
ये वो जमाना था जब ऐसा लगता था कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलती हैं उतनी कोई और पार्टी ला ही नहीं सकती। मगर फिर 2019 में मोदी ने इस मिथक को तोड़ा। हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। यहां तक कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ने भी मोदी का साथ दिया। 19 के चुनाव में 224 सीटें तो ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट्स मिले। इनमें हिंदी हार्टलैंड की सीटें भी थीं और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य की सीटें भी। 24 से ठीक पहले मोदी ने राहुल के दक्षिण वाले किले में भी सेंध लगा दी। तेलंगाना में इस बार न सिर्फ बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई हैं, बल्कि उसका वोट शेयर भी दोगुना हो गया है। मुमकिन है कि 19 में तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में नंबर्स और बढ़ा दे। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई पब्लिक के बीच दिन रात बीजेपी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। फायदा इसका भी होगा। यानी कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित है, तो ये 24 में उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मोदी सिर्फ वोट नहीं जोड़ रहे, लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं। 23 में भी जोड़ा और 24 में कैसे जोड़ेंगे, इसकी गारंटी भी ऑन कैमरा दे रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना, आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। हां, एक आंकड़ा जरूर है जिस पर अगर इंडिया अलायंस काम करे तो मोदी को डेंट लग सकता है। 19 में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट पाए, मगर बाकी बचे 319 सीटों में बीजेपी सिर्फ 79 सीट ही जीत पाई। तभी जाकर बीजेपी की टैली 303 तक पहुंची। इसका मतलब मेजॉरिटी मार्क के 272 सीटों से सिर्फ 31 सीट ज्यादा। इंडिया अलायंस चाहे तो यहां होमवर्क कर सकता है, मगर उनके साथ दिक्कत यह है कि वो या तो खुद ही आपस में तू मैं में बिजी हैं, या फिर मोदी को कोसने में टाइम जाया कर रहे हैं, या फिर ईवीएम का रोना रो रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा ये कहना कि हर गरीब आदमी उनका वीआईपी है, महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले और बढ़ते चले जा रहे हैं। अडानी साहब जो 50,000 करोड़ के मालिक थे, आज लाखों करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो उनके कहने में और कथनी में बहुत फ़र्क है। चुनाव सोशल मीडिया से नहीं जीता जाता, आजकल तो चुनाव ईवीएम से जीता जाता है। तीनों स्टेट के अंदर जो चुनाव जीता गया है वो बीजेपी की जीत नहीं है, प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, वो ईवीएम की जीत है। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है,
पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीतें हारें, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज का। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। जबकि मोदी की पार्टी 19 में मिली 303 सीटों को 24 में 350 प्लस तक पहुंचाने के टारगेट पर काम शुरू भी कर चुकी है। और ये कैसे होगा, अब ये समझिए। 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस का पूरा कैडर और उसके नेता पूरी तरह डिमोरलाइज्ड है। भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई, वो भी फ्लॉप कर गया। राहुल का कास्ट सेंसस वाला दांव भी पंक्चर कर गया। बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड में मिली जीत से विपक्ष को बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि 24 में 190 सीटें ऐसी होंगी जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच 1-to-1 कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें कांग्रेस के जीतने की संभावना ना के बराबर है। इन सभी 190 सीटों पर बीजेपी ने 19 के चुनाव में औसतन 20% की लीड बरकरार रखी। 144 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी मुश्किल मानती है, और पिछले 3 चुनाव में इन सीटों पर उसे जीत नहीं मिली। इसके लिए इन सभी सीटों पर स्पेशल फोकस अभी से रखा जाने लगा है। मोदी को हराने वाला इंडिया अलायंस 24 का चुनाव आते आते टूट भी सकता है। उनमें टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कई पार्टियों में नई खेप खड़ी हो रही है, जैसे तेलंगाना में केटीआर, बीएसपी में आकाश, टीएमसी में अभिषेक, जेडीयू में नीतीश के बाद कोई नहीं है। अगर वो तेजस्वी को कमान सौंपते हैं तो जेडीयू में ही फूट पड़ सकती है। और बीजेपी को 350 प्लस के स्कोर के आगे ले जाने वाले सबसे बड़े फैक्टर खुद मोदी हैं, जो खुद ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये मोदी जी की तो क्षमता का एक प्रकार से मान्यता मिली है, लेकिन जैसे उसने देश को उन्होंने बदला है और दुनिया में भारत की शान बढ़ाई है। आज देश ने दुनिया भर के ना केवल लोग, ना केवल सर्वे, बल्कि नेता भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की बात, मोदी की गारंटी वो है जिस पर आज पूरी दुनिया विश्वास करती है। और शायद इसीलिए पिछले 4 वर्षों में लगातार दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अगर किसी का नाम आया है, हर सर्वे में आया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार। और ये विश्वास जो मोदी जी पर दुनिया व्यक्त करती है, आज वो विश्वास एक तरह से पूरे भारत पर है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों ने एक बार नहीं 2 बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना। और मोदी जी ने भारत की छवि को दुनिया भर में और मजबूत किया है। आज दुनिया को उम्मीद नजर आती है तो नरेंद्र मोदी जी से और भारत से। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिल रहा कैश किसका है? क्या इसका कनेक्शन 2024 के चुनावों से है? क्या साहू कांग्रेस के चुनावी फाइनेंसर हैं? 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने 3 बार धीरज साहू को राज्यसभा सांसद क्यों बनाया? क्या हाईकमान की इस मेहरबानी का कोई कनेक्शन इस कैश लोक से है? साहू के ठिकानों पर कितना कैश है? 4 दिन की गिनती में 300 करोड़ मिले हैं। अभी 8 लॉकर, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। करप्शन का कैश लोक कितना बड़ा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के साहूकार काले धन का कितना अंबार। साहू का शराब से अकूत कमाई कहां कहां छुपाई। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे।
साहू ने कितने कैश लोक बनाए, कहां कहां नोट पहुंचाए। कांग्रेस के कुबेर लोक पर चोट, जंगल में मिलने लगे नोट। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 10,000 करोड़, कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू के पास कितना ब्लैक मनी, कैश काउंटिंग मशीन 4 दिन से नोटों की गिनती कर रही, लेकिन अब तक नोटों के बंडल खत्म नहीं हो रहे। सूत्रों के मुताबिक कैश गिनने में 2 दिन और लग सकते हैं। अब तक जो गिनती हुई है उसमें 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन बरामद हो चुका है। कैश गिनने का काम एसबीआई की बोलंगीर और संबलपुर की ब्रांच में किया जा रहा है। करीब 40 मशीनों से कैश काउंटिंग हो रही है, जिनमें से 6 बड़ी मशीनें जिन्हें भुवनेश्वर से मंगाया गया है। कई काउंटिंग मशीनें गर्म होकर खराब हो चुकी हैं, कई मशीनें टूट चुकी हैं। धीरज साहू के ठिकानों से जो काले धन का अंबार मिला है उनमें 500, 200 और 100 रुपए की नोटें, इसलिए बैंक कर्मचारियों को गिनती करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही। कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू ने कहां कहां नोट छुपाए थे। अलमारी, बैग, लॉकर, गद्दे, बेड, धीरज साहू के नौकर चाकरों के भी क्या ठाठ थे। कोई नोटों से भरे बेड में सोता था तो कोई गड्डियों से बने गद्दों में मस्त नींद लेता था। धीरज साहू की शराब से अवैध कारोबार से कितनी अकूत कमाई थी, इसका अंदाजा इस कैश को देखकर लगा सकते हैं। अभी 8 लॉकर खुलने बाकी है, 10 कमरे की जांच होनी है जो लॉक है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि धीरज साहू के ठिकानों से 1000 करोड़ का काला धन मिल सकता है। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। धीरज साहू के काले साम्राज्य का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स की टीम 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड में आईटी टीम ने धीरज साहू के लोहरदगा आवास पर भी छापा मारा है। यहाँ धीरज साहू की आलीशान कोठी है, जहाँ महंगी कारों का काफिला हमेशा तैयार रहता है। इनमें रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, BMW और पजेरो जैसी लग्जरी कारें। रांची में धीरज साहू का घर रेडियम रोड पर सुशीला निकेतन के नाम पर है, जो उनकी मां के नाम पर रखा गया है। यहां से आईटी टीम 3 सूटकेस भरकर ले गई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सोना है, जिनमें कुछ गहने और कुछ सोने के सिक्के होने की बात कही जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के एक धन कुबेर पर छापा पड़ने से नोटों का पहाड़ मिला है। जब दूसरे धन कुबेरों की बारी आएगी तो सोचिए कितना काला धन मिलेगा। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूँगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं
उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि धीरज साहू ने कैश कहां से इकट्ठा किया, इतनी दौलत कहां से आई। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। 40 साल पहले उनके परिवार ने ओडिशा में देसी शराब बनाने की फैक्ट्री खोली थी। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी और राइस मिल भी है। उनकी कंपनियों में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड। आईटी की टीम ने छापेमारी की शुरुआत ओडिशा में धीरज साहू की शराब कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से की। बौद्ध डिस्टिलरी के भुवनेश्वर स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस और अधिकारियों के घर पर भी छापे डाले गए। इनकी कंपनी बौद्ध राम चिकाता और रानी सती राइस मिल पर छापेमारी हुई है। बुलंगीर के सूदापाड़ा और तितलागढ़ में धीरज साहू के 2 शराब पार्टनर्स के घरों पर भी छापेमारी हुई है। अब तक सबसे ज्यादा कैश बुलंगीर में ही मिला है। कंपनी के कर्मचारी के घर से 156 बैग बरामद हुए जो नोटों से भरे हुए थे। जब इनकी गिनती की गई तो रकम 100 करोड़ निकली, जबकि अलमारी में मिली रकम करीब 200 करोड़ निकली। ओडिशा में बौद्ध जिला जहां धीरज साहू की शराब फैक्ट्री है, उसके पीछे जंगल के इलाके में भी काफी नोट मिले हैं। कई ग्रामीण नोट दिखाते हुए कैमरे पर कैद हुए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि कैश को ठिकाने लगाने के लिए शायद कर्मचारियों ने नोटों को जंगल में फेंका होगा। उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। मशीन बंद हो गई, इतनी नोट था। ये नोट कहाँ से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। छवि तो दिख गया, करोड़ों रुपया, कोई 200 लिखता है, कोई 300 लिखता है। आज तो उड़ीसा के एक अखबार ने 500 भी लिखा है। क्या पता, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। धीरज साहू पर शिकंजा कसता दे ओडिशा की 42 बड़ी शराब दुकानों के कर्मचारी फरार हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धीरज साहू शराब के गैर कानूनी धंधे से जुड़े हुए थे? कहीं उनकी दुकानों में अवैध शराब तो नहीं बेची जाती थी? धीरज साहू की ओडिशा में 250 से ज्यादा शराब की दुकानें, 40 एकड़ में फैली बौद्ध डिस्टिलरी देश की बड़ी शराब कंपनी मानी जाती है। छापेमारी में शामिल इनकम टैक्स के ऑफिसर एक और बात से हैरान है। साहू के कैश लोक में 2000 की एक भी नोट नहीं मिली है। ऐसे में एजेंसियों को शक है क्या धीरज साहू ने बैंक अफसरों से मिली भगत करके 2000 के नोट 500 और 200 में बदल लिए हैं। अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या किसी बैंक ऑफिसर ने नोटों की हेराफेरी में मदद की। धीरज साहू की किस बैंक से साठगांठ है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि धीरज साहू के कनेक्शन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साहू के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और अब इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद ईडी की भी एंट्री हो सकती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने क्या करोड़ों नोटों का पहाड़ टैक्स चोरी करके जमा किया था या बौद्ध डिस्टिलरी का कोई बड़ा हवाला कनेक्शन भी है? हालांकि कांग्रेस अब भी करप्शन को लेकर लेक्चर दे रही है और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर नो करप्शन का टेप बजा रही है। तो विरोधी मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का माल वाले पोस्टर दिखा रहे हैं और कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ वाली लाइन चला रहे हैं। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े हैं, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है।
नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी? क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है। धीरज साहू के ठिकानों से कुबेर का खजाना मिलने के बाद धीरज साहू के हलफनामे पर भी सवाल उठने लगे। 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हलफनामा दिया था उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जिनमें 2 करोड़ 4 लाख की अचल संपत्ति घोषित की थी। साहू को कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गए। कांग्रेस हाईकमान उन पर इतना मेहरबान रहा कि 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2018 में धीरज साहू के पास 34 करोड़ थे तो 5 साल बाद कुबेर का खजाना कहां से आ गया? लेकिन इस सवाल पर कांग्रेस जवाब देने के बजाय अडानी का घिसा पिटा टेप बजाकर खुद को पाक साफ साबित करने में लगी है। अडानी के घर पे रेड कभी भी करेंगे ना, अडानी के घर पे कभी भी रेड होगा उस दिन लाखों करोड़ रुपए मिलेगा वहां। ये सारे चीज बकवास बंद करना चाहिए बीजेपी वालों का। ये लोग बिजनेस वाले लोग पैसा रखेंगे, इसका कोई भी बिजनेस वाले के पास पैसा होगा उसका हिसाब दिखाना उनका काम होगा। इसका पार्टी कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? अडानी का पास इतना पैसा है, वो सारे बीजेपी का पैसा है क्या? ये क्या, ये एक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बीजेपी क्या बोलना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है।